उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। लेखिका यहाँ पर कह रही हैं कि उनके मोहल्ले में जहाँ वो रहती थी वहाँ पर कोई दास साहब नाम के व्यक्ति थे। तो जब ये महाभोज उपन्यास है इनका, तो जब ये महाभोज लिख रही थी, रचना कर रही थी महाभोज की, उस समय जैसे ही मोहल्ले या वहाँ के किसी भी चीज़ का जिक्र आया होगा लिखते समय, तो उसी समय दास साहब का चरित्र भी इनके मन में एकाएक जीवित हो उठा। मतलब एकाएक इनको याद हो आया और उन्होंने इनके बारे में भी उसमें लिखा है। तो यह इनके लिए भी आश्चर्य का विषय था कि कैसे एकाएक इनको याद आ गया, और एक सुखद आश्चर्य था। आश्चर्य ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ देख कर के जो मन को मतलब आश्चर्य में डाल देता है, ऐसा नहीं, एक सुखद आश्चर्य, मतलब इनके लिए आनंद का विषय था ये। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। लेखिका यहाँ पर कह रही हैं कि इनके परिवार में जो लड़की के विवाह की सीमा तय की गई थी कि हाँ इतने अब लड़की का विवाह कर दिया जाए, तो वह विवाह की सीमा थी उम्र में 16 साल, यानी कि आयु 16 वर्ष, और शिक्षा में मैट्रिक होनी चाहिए, मतलब 10वीं पास होनी चाहिए। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। इनकी जो बड़ी बहन थी सुशीला, उन्होंने सन 1944 में यह योग्यता प्राप्त कर ली, मतलब वह 16 साल की हो गई थी और उन्होंने 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली थी। तो उनकी शादी कर दी गई और वह कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इनके जो 2 बड़े भाई थे वो भी पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिए गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। अब ये चूँकि लेखिका 4-5 भाई बहन थी, तो इनके जो बड़े भाई बहन लोग थे, जब ये लोग बाहर चले गए, बहन शादी करके चली गई और भाई लोग पढ़ाई के लिए चले गए, तो घर में ये रह गई होंगी। तो इसलिए इनको ये लिख रही हैं कि मुझे इन लोगों के बाहर जाते ही लगा कि हाँ मैं भी इस घर की बच्ची हूँ, मेरा भी कोई वजूद है। तो इनको अपने होने का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। इनके जो पिताजी थे, चूँकि इनके बड़े भाई बहन थे, तो उन पर ध्यान इनके पिताजी का ज़्यादा रहता था। ये छोटी थी तो इन पे उतना नहीं रहता होगा, तो इसलिए ये लिख रही हैं कि पिताजी का ध्यान, जब सब इधर उधर चले गए, बाहर चले गए, तो पिताजी का ध्यान भी घर में ही ये रह गई थी, तो इन पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। इनके पिता जी जो थे, तो जब इनके घर में इनको स्कूली शिक्षा के साथ साथ एक कुशल गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे। मतलब इनको बताया जाता था कि एक कुशल गृहिणी कैसे बनते हैं, घर के काम काज में दक्षता हासिल करने के लिए कहा जा रहा था, और जब इनको सिखाया भी जा रहा था, तब इनके पिताजी जो थे वह इनसे आग्रह करते थे कि ये रसोई से दूर ही रहें। और इनके पिताजी रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनके हिसाब से रसोई जो थी वह एक भट्टी जैसी थी, जिसमें व्यक्ति वहाँ रहने से, वहाँ काम करने से व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रतिभा को उसमें आग में झोंक देता है। मतलब रसोई में लगने से व्यक्ति की जो क्षमता और प्रतिभा है वह ख़त्म हो जाती है, वह बस उतनी ही
उतने ही दुनिया में सिमट कर रह जाता है, ऐसा इनका पिताजी का सोचना था। इसलिए वे लेखिका से आग्रह करते थे कि तुम इससे ये खाना पीना और ये झंझट से दूर ही रहो और अपना पूरा समय जो है वह पढ़ाई लिखाई पर और अपनी क्षमता को उजागर करने में दो। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। लेखिका के घर पे राजनीतिक पार्टियां आती रहती थी, उनके लोग आते रहते थे और उनके जमावड़े होते थे, मतलब उनका भीड़ सा होता था, काफ़ी लोग आते रहते थे और उनमें आपसी बहस भी होती रहती थी राजनीतिक मुद्दों पर। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल मतलब होता है शौक होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ का। तो बहस करना इनके पिताजी का प्रिय शगल था। किसी भी मुद्दे पर चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। जब ये लेखिका चाय पानी या नाश्ता देने के लिए जाती थी लोगों को, घर में आए हुए मेहमानों को, तो इनके पिताजी कहते कि तुम भी यहीं बैठो। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। इनके पिताजी चाहते थे कि लेखिका भी उस बहस में शामिल हो, वहीं पर बैठे और सुने और जाने कि वहाँ पर किस मुद्दे पर बहस की जा रही है, क्या बहस हो रही है और देश में चारों तरफ क्या कुछ चल रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। लेखिका को राजनीतिक पार्टियां और उनके आपसी विरोध थे या मतभेद थे, जो कुछ भी थे, उनकी बातें इनकी इनकी समझ से बहुत दूर थी, कोसों दूर थी। उनकी बातें इनकी समझ में नहीं आती थी। और 1942 के बाद 1942 में जो आंदोलन हुए थे, उसके बाद से सारा देश जैसे खौल रहा था, क्योंकि उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी पूरे देश में और सारा देश इसी में लगा हुआ था। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। यहाँ पर रोमानी आकर्षण लिखा है। रोमानी आकर्षण का मतलब होता है कि जैसे कि आत्मा का आकर्षण, मतलब मन का आकर्षण जो होता है, कोई अच्छा मन हो, कोई अच्छे लोग होते हैं, उनके गुणों का जो आकर्षण है, उस तरह का आकर्षण। तो क्रांतिकारी लोग जो उस समय होते थे, जो देश में क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जो देशभक्त शहीद हो गए थे, उनके शहीद देशभक्तों के आकर्षण जो है, उनकी कुर्बानियां जो है, लेखिका के मन को आक्रांत करती थी। इनका मन आक्रांत रहता था, उससे दुखी रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। 10वीं कक्षा तक आते आते लेखिका कह रही हैं कि ऐसा समय आ गया था कि घर में जो बहसें होती थी बिना किसी खास समझ के, मतलब इनको कुछ खास समझ में नहीं आता था, फिर भी ये उसमें सम्मिलित होती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। जो किताबें ये पढ़ती थी, उनके लेखक की क्या अहमियत है, उनका क्या परिचय है, वह भी उससे भी ये अनभिज्ञ रहती थी, फिर भी किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। 1945 में इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में आई, यानी कि 11वीं में आई। तो हिंदी की जो इनकी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल जी, उनसे इनका परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। लेखिका ने यहाँ अपने प्राध्यापिका के बारे में कहा है कि सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल कोई हाई स्कूल उस समय रहा होगा या आज भी हो सकता है, जहाँ भी उधर जहाँ की लेखिका है वहाँ होगा, कोई और नाम से होगा या उसका मतलब उसमें परिवर्तन और भी हुए होंगे, पर होगा स्कूल या नहीं होगा पता नहीं। तो
इस बात को यहीं छोड़ते हैं। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल उस समय जहाँ लेखिका ने ककहरा सीखा, मतलब जहाँ से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, और वह 1 साल पहले ही वह स्कूल जो है कॉलेज बना था। उस गर्ल्स हाई स्कूल को 1 साल पहले ही कॉलेज में परिवर्तित कर दिया था और वे इसी साल नियुक्त हुई। यह बात उस समय की है जब लेखिका ने 10वीं की परीक्षा पास की 1945 में। जिस गर्ल्स हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाई शुरू किया, वहाँ परीक्षाएं दी, उस स्कूल को इनके 10वीं पास करने से 1 साल पहले ही, 10वीं जब इन्होंने पास की तो 1 साल पहले ही उस स्कूल को कॉलेज में बना दिया गया था। अभी अभी के समय में जो पढ़ाई का मापदंड है 10वीं के बाद 11वीं 12वीं होता है, और इंटरमीडिएट जिसको बोलते 11वीं 12वीं को इंटरमीडिएट बोलते हैं, हिंदी में अंतर स्नातक बोलते हैं। तो यह जो पढ़ाई होती है, अभी भी बच्चे जो 10वीं कर लेते हैं कॉलेज करना चाहते हैं तो वह उसी समय से 11वीं से यानी कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, और फर्स्ट ईयर जैसे 11वीं का एग्ज़ाम देते हैं, फिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देते हैं 12वीं का, उसके बाद पास होने के बाद उनकी इंटरमीडिएट फाइनल हो जाती है। और ऐसे भी बच्चे स्कूलिंग करते हैं तो वे स्कूल से भी 11वीं 12वीं करते हैं। तो लेखिका 10वीं का एग्ज़ाम पास करके 11वीं में आई थी, यानी कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में आई थी, और जिस गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने पढ़ाई शुरू किया था वहाँ से पास किया था। वह स्कूल इनके कॉलेज में नियुक्ति से 1 साल पहले ही कॉलेज बना था, कॉलेज में वह परिवर्तित हुआ था। और ये जो शीला अग्रवाल जी थी वहाँ पर उसी साल नियुक्त हुई थी, मतलब कॉलेज बनते ही उनकी नियुक्ति हुई थी। और इनका एडमिशन भी 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद इनका एडमिशन भी उसी कॉलेज में हुआ था जहाँ शीला अग्रवाल जी थी। तो शीला अग्रवाल जी से इनका मुलाकात हुआ, इनका परिचय हुआ, और उन्होंने इनको साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। जैसे कि कोई विषय है उसको हम सीधे पढ़ते जाते हैं, जैसे कि कोई डिग्री है उसको हम सीधे पास करते जाते हैं। तो जो शीला अग्रवाल जी थी उन्होंने इनको बताया कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चुनाव करके पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो जिस विषय में, उस विषय को पढ़ने से आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने इनके पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, और वो खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई, और फिर तो फैलती ही चली गई। शीला अग्रवाल जी ने खुद से इनको चुन चुन कर साहित्य की किताबें दी और पढ़ने को कहा, और जब इन्होंने किताब पढ़ी तो पढ़ी हुई किताब पर वे इनसे बहस भी करती थी, उसके बारे में पूछती थी। और 2 साल का इंटरमीडिएट था इनका, तो 2 साल बीतते बीतते ये अच्छी तरह से साहित्य की दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी, और शरत प्रेमचंद से आगे बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, ये सारे साहित्यकार हैं। इन सभी की किताबें पढ़ी, और इनकी जो साहित्य का ज्ञान था, साहित्य का क्षेत्र था पढ़ने का, वह यहाँ तक भगवती चरण वर्मा तक फैली, और फिर तो फैलती ही चली गई। मतलब फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह साहित्य में आगे बढ़ती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। जैनेन्द्र जी छोटे छोटे सरल सहज वाक्य वाली साहित्य रचना करते थे, और वो इनकी किताबों को पढ़ती थी, तो इस शैली ने इनको बहुत आकृष्ट किया, इससे वो बहुत प्रभावित हुई थी। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। सुनीता नाम का उपन्यास है जो इन्होंने पढ़ा था और इनको बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था।
नीता उपन्यास इन्होंने पढ़ा था, इनको बहुत अच्छा लगा था। और अज्ञे जी ने जो उपन्यास लिखा था शेखर एक जीवनी नाम से, वो भी पढ़ा था। पर पढ़ी तो इन्होंने ज़रूर, पर वह उस समय इनके समझ में नहीं आ पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। कुछ साल के बाद जब नदी के द्वीप उपन्यास पढ़ा या नदी के द्वीप रचना पढ़ी इन्होंने, तो उसी झोंक में ये फिर से शेखर एक जीवनी जो उपन्यास था उसको पढ़ गई। और इस बार इनके कुछ समझ में यह उपन्यास जो शेखर एक जीवनी थी वह इनके समझ में आया भी था। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। अब लेखिका उस समय, जिस समय ये थी, उस समय को कह रही हैं कि वह जो युग था वह मंथन का युग था कि पाप पुण्य क्या है, नैतिक अनैतिक क्या है, सही गलत क्या है। और इन सब के जो इन सारी बातों की जो बनी बनाई धारणाएं जो लोगों ने इनके प्रति, पाप पुण्य नैतिक अनैतिक सही गलत, इन बातें जो है, सही गलत क्या है, इन सब बातों के प्रति जो धारणाएं बना रखी थी झूठ मूठ की, उसके आगे प्रश्न चिन्ह भी नहीं लग रहे थे। मतलब उस पर लोग प्रश्न ही नहीं उठा रहे थे, उनको बराबर ध्वस्त भी कर रहे थे, मतलब उसको नष्ट भी कर रहे थे अपने तर्क से। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी उतना समझा। इसी समय जैनेन्द्र का लिखा हुआ त्याग पत्र इन्होंने पढ़ा, भगवती बाबू का लिखा हुआ चित्रलेखा पढ़ा और इन दोनों पर शीला अग्रवाल जी के साथ लंबी बहस की। और उस बहस से जो भी ज्ञान उभर कर आया, उस समय में जितना समझ सकती थी, जितना सीख सकती थी, उतना सीखा और समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। शीला अग्रवाल जी ने इनके साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ा, मतलब इनके साहित्य को समझने का जो दायरा था, जो समझ थी इनकी, उसको ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी में जो यह बैठकर देश की स्थितियों को समझ रही थी, जान रही थी। और ये सिलसिला जो पिताजी ने शुरू किया था, यानी कि इनके पिताजी का जो कहना था कि तुम घर में ही बैठ करके जो राजनीतिक नैतिक पार्टियां आती थी घर में और कहते थे कि यही बैठकर देखो जानो समझो, पर बाहर जाकर कोई गतिविधि नहीं करना है, तो वहाँ से खींचकर घर के बीच में, घर के चार दीवारी के बीच जो बैठकर यह देश की स्थितियों को समझ रही थी पिताजी के आदेश के कारण, वहाँ से खींचकर शीला अग्रवाल जी ने इनको देश की स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में लगा दिया। मतलब वहाँ से, घर से उठकर अब ये देश की स्थितियों में सक्रिय भागीदारी देने लगी। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? उन्नीस सौ 46-47 के दिन और स्थितियाँ ऐसी थी कि उसमें घर में बैठे रहना संभव नहीं था। यानी कि मतलब उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, पूरा देश जो है वह क्रांतिकारी स्थिति हो गई थी। पूरे देश के लोग जो है वह क्रांतिकारी बन चुके थे। देश के आज़ादी में जितना हो सकता था लोग अपना बलिदान, त्याग, समर्पण सब कुछ झोंक रहे थे कि किसी तरह आज़ादी मिल जाए। तो उस स्थिति में घर में बैठे रहना ऐसे भी संभव नहीं था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद।
मतलब प्रभात फेरियाँ जो सुबह के साथ जो लोग जुलूस निकालते थे, लोग रास्ते पर आज़ादी के नारे लगाते हुए चलते थे, प्रभात फेरियाँ इसको उस समय बोलते थे। जगह जगह हड़तालें करते थे और जुलूस निकालते थे, दिन भर भाषण देते थे। तो यह सब कुछ जो हो रहा था, यह लगभग पूरे शहर का, देश में पूरे देश का, पूरे शहर का चरित्र बन गया था। एक तरह से यह पूरा चित्र जैसा हो गया था कि मतलब पूरा देश में सामान्य काम नहीं हो रहा है, लोग अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, यही सब कर रहे थे। ज़्यादातर अपने दिन अपना रोजी रोटी कमाने के साथ साथ, मतलब अपनी दिनचर्या के साथ साथ उनकी दिनचर्या में ये सारा कुछ भी एक तरह से शामिल हो चुका था और पूरे देश में यही हो रहा था और सभी इसमें पूरे दमखम यानी कि पूरे जोश के साथ लगे हुए थे। और इन सारी गतिविधियों से जुड़ना हर युवा का एक तरह से जुनून बन गया था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। लेखिका कह रही है कि ये भी युवा थी और इनमें भी इन सारी चीज़ों को देख करके ऐसा ही जुनून पैदा हुआ। और ऊपर से जो इनकी प्राध्यापिका जी थी, शीला अग्रवाल जी, उनकी जो जोशीली बातें ये सुनती थी तो उनसे इनमें और जोश पैदा होता था और बहते खून को लावे में बदल दिया था। मतलब इनका जो देश के आज़ादी के प्रति जो भावनाएं थी वह और मजबूत हो गई थी। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। अब उस समय की स्थिति यह हुई थी कि एक बवाल तो घर के बाहर मचा हुआ था, शहर में जो सब कुछ चल रहा था, और एक घर में था और एक इनके घर में बवाल मचा हुआ था, घर में बवंडर मचा हुआ था। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। अब लेखिका के जो पिताजी थे वह इनकी आज़ादी की सीमा बांध चुके थे, मतलब आज़ादी, इनकी जो आज़ादी की लकीर थी वह खींच चुके थे कि ये घर पर ही रहें और जो घर में लोग, राजनीतिक लोग आ रहे हैं, उनके बीच ही उठे बैठे और जाने समझें। घर के बाहर जाकर हाथ उठा उठा कर नारे ना लगाएं, हड़तालें ना करवाएं और लड़कों के साथ शहर पर क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग नहीं लें। हालांकि इनके पिताजी आधुनिक थे, ऐसा नहीं था कि वह एकदम से देहाती टाइप के लोग थे, आधुनिक थे, लेकिन उनकी सारी आधुनिकता जो है वह धरी की धरी रहती थी। जहाँ उनके घर के बच्चों की बात आती थी, मतलब लेखिका की बात आती थी, तो वो अपनी सारी आधुनिकता भूल जाते थे और इनके लिए आज़ादी की एक लकीर खींच देते थे कि ये घर में ही रहकर जो भी करना है वह करें। तो लेखिका का जो मन था वह इनके दिए हुए आज़ादी के दायरे में चलने को तैयार नहीं था। लेखिका जो थी वह अपने पिताजी की आज़ादी के दायरे में चलने को तैयार नहीं थी, मतलब चलना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यह लेखिका अपने शादी को भी बता रही है और अपने आज़ादी की जो क्रांति थी उसमें सक्रिय भागीदारी जब इन्होंने ली थी, तभी उस समय की बातें बता रही हैं कि जब नशों में खून की जगह लावा बहता हो, मतलब जुनून बहता हो, उन्माद बहता हो, तो उस समय जो होता है वह व्यक्ति के आगे जो भी निषेध रहता है, मतलब
रोक लगाया हुआ रहता है। निषेध का मतलब होता है रोक लगाना, एक तरह से वर्जित करना, मतलब ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपके आगे एक सीमा बांध दी जाती है, उस काम को निषेध कर दिया जाता है कि आपको ये नहीं करनी है, रोक लगा दी जाती है। तो वो सारे रोक, सारी वर्जनाएं और सारा भय जो होता है वह सारे खत्म हो जाते हैं। मतलब एक जगह जब व्यक्ति में जुनून जुनून बढ़ता है, जुनून पैदा होता है किसी भी काम को लेकर, और जब वह हद से गुजरने लगता है तो सारे रोक, सारे नियम कानून, सारे भय सब खत्म हो जाते हैं। और इस चीज़ को लेखिका ने तभी जाना जब सबको अपने क्रोध से थरथरा देने वाले पिताजी, यानी कि उनके पिताजी जो थे, जब गुस्सा करते थे तो सभी थरथराने लगते थे। तो वैसे भी उन पिताजी से इन्होंने टक्कर ली, मतलब इस बात को लेकर के इन्होंने ज़रूर बहस विवाद किया होगा, और तभी से इनका जो पिताजी से टक्कर लेने का, बहस करने का सिलसिला हुआ वह शुरू हो गया था, और तब तक चलता रहा था जब इन्होंने राजेंद्र से शादी की। राजेंद्र यादव, मतलब इनके पति का नाम राजेंद्र यादव है। राजेंद्र यादव जी प्रमुख कथाकार थे हिंदी के, और हंस पत्रिका के संपादक भी थे। तो इनसे इन्होंने शादी की, और वह शादी तक चलता रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। अब यश की कामना करना, या ऐसे कहें कि यश लिप्सा, मतलब यश की प्यास। यश का लोभ जिसको बोल सकते हैं, मतलब मुझे यश हो, बस मैं यश कमाऊं, यश की कामना करते थे इनके पिताजी। और यह जो गुण था इनके पिताजी का, उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी थी। इनके पिताजी का मानना था कि व्यक्ति का जो यश की कामना है, जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है, वह व्यक्ति के जीवन का धुरी है, और व्यक्ति को यह सिद्धांत लेकर चलना चाहिए कि अपने जीवन में कुछ विशिष्ट करते रहना चाहिए, कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, और ऐसे काम करना चाहिए कि समाज में उस व्यक्ति का नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। लेखिका ने जो ये बात यहाँ कही है, यह एक तरफ से गलत भी नहीं है। इनके पिताजी की ये दुर्बलता थी, लेकिन ज़्यादा इनके पिताजी में यह गुण ज़्यादा था, इसलिए दुर्बलता थी। कोई भी चीज़ ज़्यादा जो हो जाती है ना, तो वह एक तरह से व्यक्ति की दुर्बलता में परिवर्तित हो जाती है। यहीं पर लेखिका ये चीज़ बता रही हैं। हालांकि मान प्रतिष्ठा का ख्वाब रखना, सपना रखना, लिप्सा रखना, कामना रखना कोई अनुचित नहीं है। यह चीज़ सब हर इंसान में होनी चाहिए, तभी इंसान कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए सोचता है। लेकिन उनमें ज़्यादा थी, इसलिए उनकी एक तरह से ये दुर्बलता थी। इसी के चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी, और यही जो चीज़ थी उनके पिताजी में उसके वजह से, उनके क्रोध से यह एक दो बार बच भी गई थी। एक बार कॉलेज से इस प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। अब इनके पिताजी को एक बार इनके कॉलेज से प्रिंसिपल जी का लेटर आया, पत्र आया, और उस पत्र में यह लिखा था कि इन लेखिका के पिताजी प्रिंसिपल से जाकर मिले और उनको यह कारण बताएं कि कॉलेज में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए लेखिका के खिलाफ, वह क्यों नहीं होनी चाहिए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। अब ऐसा पत्र भाई किसी को मिलेगा तो किसी के भी गार्जियन को गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है। और इनके पिताजी तो ऐसे भी बड़े स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ऐसे दबदबे वाले लोग थे और सम्मान वाले लोग थे। तो इनके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और बोलने लगे, गुस्सा करने लगे, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। गुस्से में बोलने लगे कि यह जो लड़की है मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, मतलब हर जगह मेरी हंसी करवाएगी,
पता नहीं वहाँ जाकर क्या क्या बातें प्रिंसिपल की सुननी पड़ेगी। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाए। अब पिताजी बोल रहे हैं कि इनके 4 भाई बहन और भी पढ़े थे, पर किसी ने भी पिताजी को ऐसे दिन नहीं दिखाए कि प्रिंसिपल ने इस तरह का लेटर भेजा हो। गुस्से से भरनाते हुए ही वे गए थे। इस कदर बोलते हुए गुस्से में वह बड़बड़ाते हुए कॉलेज गए थे। लौट कर क्या कहर बरपा होगा, इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। अब लेखिका थोड़ी डर गई इस बात से कि पता नहीं वहाँ जाकर अगर प्रिंसिपल ने ऐसा वैसा कुछ कहा तो ये आकर बहुत गुस्सा करेंगे, और क्रोधी तो वे थे ही। तो इस डर से वह पड़ोस में एक इनकी सहेली थी, उनके यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। और माँ को यह कह के गई कि माँ देखो, जब पिताजी आए तो जब पूरी तरह से वे गुस्सा कर लें और ठंडे हो जाए, तभी मामला ठंडा हो जाए मतलब उनके गुस्से का, तभी मुझे जाकर वहाँ से बुला कर ले आना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। अब जब माँ ने इनसे आकर कहा कि अरे वे तो खुश हैं, कोई गुस्सा नहीं किए हैं, चलो घर चलो, तो इनको जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। अब ये घर तो गई, लेकिन डरते डरते गई। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। बड़ी लंबी सी लाइन है, इसका अर्थ समझते हैं। अब पिताजी इनसे कहने लगे कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर तुम्हारा रौब है, तुम 3 लड़कियों का, मतलब लेखिका के साथ इनकी और कोई 2 सहेलियां होंगी, तो तुम 3 लड़कियों का सारा कॉलेज पर रौब है, सारा कॉलेज तुम तीनों के इशारे पर चल रहा है। और इस कदर प्रिंसिपल परेशान थी इस तरह से कि वह मुझे बार बार ये कह रही थी कि मैं तुम्हें घर पर ही बिठा लूँ, मतलब घर पर रखूँ, कॉलेज ना भेजूँ। क्योंकि जब प्रिंसिपल किसी तरह डरा धमका कर डांट टपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं, लड़कियों को जब वो एक क्लास में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तब तुम लोग बस एक इशारा कर देती हो और सारी लड़कियां कॉलेज क्लास छोड़कर मैदान में जमा हो जाती है और नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के कारण उनका कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। अब पिताजी जो थे, अब लेखिका ये बता रही हैं यहाँ पर कि कहाँ तो पिताजी जब कॉलेज जा रहे थे, प्रिंसिपल का जब पत्र आया था तो गुस्सा करके जा रहे थे कि पता नहीं क्या बोलेंगे, मैं कैसे लोगों को मुंह दिखाऊंगा, क्या हो गया है ऐसा। और कहाँ तो जब कॉलेज से लौट कर आए हैं तो बड़े गर्व से उनको ये सारी बातें बता रहे हैं, और प्रिंसिपल को बड़े गर्व से यह कह कर आए हैं घर बिठाने। जब प्रिंसिपल कह रही थी कि आप अपनी बच्ची को घर पर ही बिठाइए, घर पर रखिए, तो बड़े गर्व से उनको यह जवाब देकर आए हैं, यह कह कर आए हैं कि अरे यह तो पूरे देश की पुकार है, तो कोई इस पर कैसे रोक लगा सकता है। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। अब पिताजी का जो स्वभाव था, जैसे कि वे जब पत्र आया था तो गुस्से हो गए थे, गुस्से वाले तो थे ही, क्रोधी स्वभाव के, और गुस्सा करके गए थे घर से, और आकर इसके विपरीत लेखिका को यह सब सुना रहे थे। वो भी बड़े गदगद होकर बड़े गर्व से कह रहे थे
तो लेखिका अवाक सी हो गई थी। माने उनको आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। पिताजी मतलब बड़े गदगद होकर मुझे यह सब कह रहे हैं, बड़े गर्व से सुना रहे हैं प्रिंसिपल और अपने बीच की बातें। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना अपने कान पर यह हकीकत थी। अब लेखिका को यह सब देख सुनकर ना ही आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपने कानों पर, कि वो ये सब कुछ पिताजी के मुंह से अपने लिए तारीफ की बातें, गर्व की बातें सुन रही थी। लेकिन यह हकीकत थी, ऐसा हो रहा था। एक घटना और, अब यहाँ पर लेखिका किसी एक घटना का जिक्र करने जा रही हैं। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना बच्चों सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो उसी के मुकदमे का सिलसिला चल रहा था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। मतलब यह घटना आज़ाद हिंद फौज के जब स्थापना हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, और उसका कोई मुकदमा चल रहा था, मुकदमे का सिलसिला चल रहा था, उस समय की है। उसी मुकदमे के सिलसिले में सारे कॉलेज और स्कूलों और दुकानों को बंद करने का आह्वान था, हड़ताल करने का आह्वान था। और जो लोग यह नहीं कर रहे थे, तो छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जा करके हड़ताल करवा रहा था। दुकान, स्कूल, कॉलेज सारे बंद करवा रहे थे। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपर, जो मुख्य बाजार का चौराहा होता है, इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। शाम को अजमेर का जितने भी विद्यार्थी वर्ग थे, वे सारे मुख्य बाजार के चौराहे पे चौपर पर इकट्ठा हुए और फिर भाषणबाजी यानी कि भाषणों का सिलसिला शुरू हुआ, भाषणें दी गई। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूशी मित्र ने घर जाकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अब जब यह सब कुछ हो रहा था, भाषणबाजी चल रही थी, विद्यार्थी वर्ग वहाँ जाकर चौराहे पर भाषण दे रहे थे, तो इसी समय पिताजी के जो एक दकियानूशी मित्र थे, दकियानूशी सोच के, पिछड़े सोच के जो मित्र थे, उन्होंने घर जाकर के पिताजी की लू उतारी, मतलब पिताजी का घमंड उतारा। जैसे पिताजी को लताड़ने लगे, बोलने लगे, अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है। उनके पिताजी को भड़काने लगे, मतलब घर जाकर, कि उस मन्नू की तो मत, मतलब लड़की तो आपकी है ना, तो लड़की की को तो बुद्धि अकल नहीं है, पर आप तो मतलब समझदार इंसान हैं, आपको ऐसा क्या हो गया है। ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। ये उस समय की ही बात नहीं है बच्चों, आज भी ऐसा होता है कि जब कोई लड़की या कोई औरत जब सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ती है, तो उस पर कटाक्षें की जाती है, उसके घर वालों को भड़काया जाता है, चाहे वह पति हो या पिता हो या भाई हो। मतलब पुरुष वर्ग को उसके घर पर जाकर भड़काया जाता है कि अपने लड़कियों को, औरतों को आप घर पर रखें, यह ठीक नहीं कर रही हैं। तो यही कहानी उस समय भी लेखिका के साथ हो रही थी। जब लेखिका आज़ादी की लड़ाई में पूरा प्रत्यक्ष होकर भाग लेने लगी और जब इस तरह से भाषण वाषण दे रही थी, तो उस टाइम उनके किसी पिताजी के जो कोई ऐसे मित्र थे जो बहुत पिछड़े सोच वाले थे, घटिया सोच वाले थे, जलनशील थे, वह उनके पिताजी को जाकर के लताड़ने लगे, उनको मतलब कहने लगे, उनका जैसे कि घमंड वो चूर करवा रहे हों, कि आप तो बड़े पढ़े लिखे समझदार बनते फिर रहे थे, आपकी लड़की इस तरह से कर रही है, उसकी मत मारी गई है, उसको बुद्धि नहीं है, आपको क्या हुआ है, मतलब आप उसको रोकते क्यों नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ, मतलब कैसे कैसे लड़कों के साथ जाकर के वह हड़तालें करवा रही हैं, हुड़दंग मचाती फिर रही हैं। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। यह कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं।
हमारे आपके घरों की लड़कियों, मतलब उनके जो मित्र थे उनकी लड़कियों को, उनके घर की लड़कियों को और इनके पिताजी की लड़कियों को, मतलब लेखिका को, क्या यह शोभा देता है कि ऐसे काम वो करे? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का नाम का चीज़ कोई है कि नहीं? आपको इसका ख्याल रह गया है कि नहीं? मतलब उनके पिताजी को जाके पूरी तरह से भड़का रहे थे कि आपको अपनी इज्जत का ख्याल है कि नहीं? आप क्यों उसको ये सब करने दे रहे हैं? वे तो आग लगा कर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। अब बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। अब उनके मित्र तो आग लगाकर पिताजी को ऐसा सुना कर गए। पिताजी का स्वभाव तो वैसे भी क्रोधी था और ये सब सुनकर वह और आग बबूला हो गए। पूरे दिन इस आग में, क्रोध के आग में वह भभकते रहे, गुस्सा करते रहे और गुस्से में बोलते रहे कि अब बस यही रह गया था देखने सुनने को बाकी, कि लोग आकर के घर पे सुना करके हमको चले जाए, थू थू करके चले जाए और मन्नू का घर से निकलना बंद करो। मतलब उनकी माँ को यह इशारा कर रहे थे, यह बता रहे थे गुस्से में कि मन्नू का घर से निकलना बंद कर दो, लेखिका का घर से निकलना बंद कर दो। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। अब घर पे ये क्या हुआ क्या नहीं, इसकी खबर लेखिका को कहाँ थी? वह तो बाहर थी, क्रांतिकारी गतिविधियों में व्यस्त थी। जब रात हुई तो ये घर लौटी, मतलब शाम के बाद जब ये घर लौटी तो उस समय पिताजी के एक बेहद, मतलब जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलेंगे, वह अंतरंग मित्र, इनके घर पर जो अजमेर के प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर थे, उनका नाम अंबालाल जी था, वह बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। अब जो उनके पिताजी के अभिन्न मित्र बैठे थे, वह प्रतिष्ठित ही नहीं सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मतलब डॉक्टर अंबालाल जी जो थे वह अजमेर के बहुत प्रतिष्ठित, सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो उनके पिताजी के मित्र थे। तो वो इनके घर पर बैठे थे और जैसे ही इन्हें आता देखा उन्होंने, वैसे ही बड़े गर्मजोशी से, बड़े उत्साहित होकर इनका स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपर पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। हो सकता है वह चौपर पर रहे हो और इनका लेखिका मनु भंडारी जी का भाषण उन्होंने सुना हुआ हो और सीधा इनके पिताजी को बधाई देने वो इनके घर पर आ गए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। वह कह रहे हैं इनको, डॉक्टर अंबालाल जी इनको कह रहे हैं, मनु को, मतलब लेखिका को, कि उन्हें इन पर सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत गर्व है इन पे। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकला भी करो। अब वो इनके पिताजी को कह रहे थे कि आप दिन भर घर में ही घुसे रहते हो, घर पे ही बैठे रहते हो, थोड़ा घर से बाहर निकला भी करिए। यू हैव मिस्ड समथिंग, मतलब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। मतलब आपने अब इनके पिताजी के जो मित्र थे डॉक्टर अंबालाल जी, वो इनके पिताजी से कह रहे थे कि यू हैव मिस्ड समथिंग, आपने कुछ खो दिया है, आपने कुछ मिस कर दिया है। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। अब वे इनकी मन्नू भंडारी जी की, लेखिका की इतनी तारीफ करने लगे कि इनके पिताजी के चेहरे पर उनके बोली से पहले उनके तारीफ से संतोष था, लेकिन वह संतोष जो था अब गर्व में बदलने लगा। मतलब इनके पिताजी गर्व महसूस करने लगे। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। अब दिन भर जो इनके पिताजी ने गुस्सा किया था, दोपहर में जब इनके वो दूसरे वाले मित्र, दकियानुसी सोच वाले मित्र आकर इनको भड़का कर गए थे,
तो जब ये बात सारी बातें मैंने इनको बताई लेखिका को, तो गुस्से वाली बात बताई, तो ये जब अभी हुआ था, इनके घर आते ही जो एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति इनके पिताजी के मित्र थे, उन्होंने जो तारीफ की थी उस बात से और दोपहर की गुस्से वाली बात को सुनकर इन्होंने राहत की सांस ली कि चलो, मतलब कोई आकर भड़का कर गया तो कोई आकर उस बात को गर्व में बदल कर भी गए हैं। तो ये राहत वाली बात है। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। मतलब यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। अब अभी लेखिका जो तारीफ इनके पिताजी के दोस्त ने किया था इनका, उस पर ये कह रही है कि जब ये भाषण दे रही थी तो उस समय इनकी उम्र ही क्या थी, मतलब बहुत छोटी उम्र की थी और इनके समझ से इनका भाषण उतना मतलब ऐसा भाषण नहीं था जितना कि वो तारीफ कर रहे थे। पर डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। इनके प्रति, अपने दोस्त की बेटी के प्रति डॉक्टर साहब का जो स्नेह था मनु भंडारी जी के प्रति, वह प्रशंसा के रूप में शब्द बनकर बह रहा था, उनके मुंह से निकल रहे थे। या फिर ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले 50 साल पहले जब अजमेर जैसी शहर में उतने भीड़ के बीच, मतलब जिस समय लोग लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, उस समय एक लड़की का अनजान भीड़ के बीच बिना किसी संकोच और भय के, झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना, मतलब धुआंधार क्रांतिकारी भाषण देना, ये ही इनके प्रशंसा का मूल विषय रहा होगा, मतलब इनके प्रशंसा का मूल था। मतलब इस वजह से ही वे प्रभावित होकर इनकी प्रशंसा कर रहे थे। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। और अब ये पिताजी के बारे में कह रही थी कि इनके पिताजी बहुत सारे अंतर विरोधों के बीच जीते थे, मतलब उनके अंतर में जो विरोधाभास उठता था उनके बीच वह जीते थे। उनके मन में एक ओर तो विशिष्ट बनना भी है और विशिष्ट बनाने की प्रबल लालसा भी है, तो दूसरी ओर सामाजिक गतिविधि, सामाजिक छवि का भी उतना ही ध्यान रखना है कि मेरी सामाजिक छवि कहीं खराब ना हो जाए, लोग कुछ घर पे आके उल्टा सीधा बोल के ना चले जाए, मेरे संस्कारों के लिए, मेरे प्रभावित व्यक्तित्व पर कुछ बोलकर ना चले जाए, इस बात की भी उनकी चिंता रहती थी। तो यह दोनों जो उनके अंतर में विरोधाभास उठते थे, उसके बीच में वे जीते थे। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? पर क्या यह संभव है? क्या व्यक्ति दो अंतर विरोधों के बीच जीता रहता है? क्या जीना संभव है? क्या इनके पिताजी को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यह दो जो हैं, एक तो विशिष्ट बनना है तो आपको कोई ना कोई बंधन तो तोड़ना होगा, चाहे वह सामाजिक हो, पारिवारिक हो या जो भी हो बंधन हो, उस बंधन को तोड़कर ही व्यक्ति विशिष्ट बनता है। और दूसरी, सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता, मतलब हमारा सामाजिक जो छवि है वह वैसा ही बना रहे और मैं विशिष्ट भी बन जाऊँ बिना कोई बंधन तोड़े, तो यह तो हो ही नहीं सकता ना। इन दोनों के बीच तो टकराहट निश्चित ही है। तो इन दोनों का जो रास्ता है वह टकराहट का है कि आप एक और विशिष्ट भी बने और आपको कोई बंधन भी नहीं तोड़ना पड़े, आपकी छवि भी जैसी है वैसी ही रहे। यह दो चीज़ बहुत ही असंभव से हैं और इन दोनों के बीच
कि एक तरफ विशिष्ट बनना है और छवि भी खराब ना हो, हमेशा टकराहट होती रहती है दोनों भावनाओं के बीच। तो यही लेखिका कह रही हैं कि क्या इनके पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यह दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में टकराहट होना ही होना है। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। 1947 का मई महीना जो था, उसमें इनकी जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल जी, उनको कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। उनको एक नोटिस दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। उन्हें लड़कियों को आप भड़काती हैं और कॉलेज का अनुशासन खराब हो रहा है, इसके आरोप में एक नोटिस दे दिया शीला अग्रवाल जी को। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। अब इस बात को लेकर के कॉलेज में हुड़दंग नहीं हो, क्योंकि शीला अग्रवाल जी तो इनकी मार्गदर्शक थी, इनकी प्राध्यापिका के साथ साथ। तो अब उनको नोटिस थमा दिया, इसलिए जब कोई भी कॉलेज में इस तरह का हुड़दंग न मचे, जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद कर दी गई। मतलब इनके कॉलेज में जो 3rd ईयर की क्लास चल रही थी जुलाई महीने की, उसको बंद कर दी गई। और ये जो 2-3 छात्राएं थी कॉलेज की, जिनके एक इशारे पर, एक बात पर लड़कियां सारी जमा हो जाती थी और तुरंत सक्रिय हो जाती थी आंदोलन करने के लिए, तो लेखिका सहित इनके 2 सहेलियों को भी कॉलेज में प्रवेश निषिद्ध कर दिया। माने इनके कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। अब कॉलेज वालों ने क्या किया था, जुलाई में 3rd ईयर की क्लास ही बंद कर दी और बंद करके इन 2-3 छात्राओं का प्रवेश जो है वह कॉलेज में निषेध कर दिया कि ये लेखिका सहित इनकी 2 सहेलियां और जो थी, ये 3 छात्राएं कॉलेज में नहीं जा सकती थी, रोक लगा दी गई। और हुड़दंग कॉलेज के अंदर क्या, कॉलेज के बाहर भी रहकर हो सकता था। सो इन 3 सहेलियों ने, लेखिका सहित इनके 2 सहेलियों ने कॉलेज के बाहर भी इतना बवाल मचाया, इतना हुड़दंग किया, इतना आंदोलन किया कि आखिर जुलाई में तो बंद किया था 3rd ईयर का क्लास, और अगस्त में 3rd ईयर के क्लास को खोलना पड़ा कॉलेज वालों को, मतलब चालू करना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है इस एक लाइन में, इतनी बड़ी खुशी की बात इन्होंने कह दी है लेखिका ने कि अब 1947 का साल था और जब जुलाई में 3rd ईयर की क्लास बंद करके इन दोनों तीनों छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया, तो बाहर आकर इन्होंने हुड़दंग किया, आंदोलन मचाया और कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। तो इस बात की जीत की खुशी तो इन्हें थी ही, लेकिन जो सामने जीत खड़ी थी इनकी, बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी, मतलब जिस खुशी के लिए सदियों से लोग, पता नहीं कितने सालों से प्रयासरत थे, प्रयास कर रहे थे, इतनी सारी कुर्बानियाँ दी गई, इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, वह जीत क्या थी, तो वह सबसे बड़ी उपलब्धि, इस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947। वाह, कितनी अच्छी बात लिखी है कि अगस्त में जब 3rd ईयर का इन्होंने आंदोलन करके क्लास खुलवाया और अपना प्रवेश वापस लिया, वापस प्रवेश की कॉलेज में, तो उस बात की, उस खुशी की जीत बहुत छोटी पड़ गई, मतलब पता नहीं कहाँ समा गई आज़ादी की खुशी के आगे। मतलब आज़ादी की खुशी, वही महीना, वही साल था 1947 और दिन था 15 अगस्त, और अगस्त में ही इन्होंने
थर्ड ईयर का क्लास खुलवाया था और अपना प्रवेश वापस किया था, उसमें कॉलेज में प्रवेश वापस लिया था। इस बात की खुशी इतनी छोटी थी आज़ादी की खुशी के सामने कि वह इस आज़ादी की खुशी में 15 अगस्त 1947 जो यह तिथि है, इस दिन देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी की खुशी में, इतनी बड़ी खुशी में, वह छोटी सी खुशी पता नहीं कहाँ मिला गई। तो इसी पर इन्होंने लिखी है कि जीत की जो खुशी थी, जो कॉलेज में वापस प्रवेश की जो जीत की खुशी थी, वह आज़ादी की खुशी के सामने कहीं बिला सी गई, कहीं खो सी गई। यह जीत इतनी छोटी सी महसूस हुई उस बड़ी सी खुशी के आगे। कौन सी खुशी बच्चों? तो आज़ादी की खुशी के आगे। उसी साल 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और ये तिथि हम लोग आज भी आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज़ादी के इस दिवस के आगे, जिसके लिए पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था, इतनी बड़ी खुशी के सामने उनकी छोटी सी खुशी जो है, कॉलेज में वापस दाखिला का खुशी, यह छोटी सी खुशी इस बड़ी खुशी में कहीं बिला सी गई थी। और यहीं पर लेखिका ने इस कहानी को विराम दिया है और हम भी विराम देते हैं और उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी का मतलब आपको पूरा आशय, लेखिका ने जो भी कुछ लिखा है अपने जीवन के बारे में, वह समझ आया होगा कि किन भावों को लेखिका ने अपने कलम के जरिए उतारा है। और हमें भी नए जीवन की बहुत कुछ नई सीख दी है, इसमें सीखने को मिला है। तो यही समाप्त करती हूँ और उम्मीद है कि आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। और कमेंट में आप जो कुछ भी इसमें आपको नहीं समझ आया या समझ आया, आप ज़रूर लिखा करें। इससे हमें भी आगे दिशा मिलेगी और मार्गदर्शन होगा मेरा भी कि हाँ, बच्चों को पढ़ाई हमारी अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ विषय समझ में आ रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ है। धन्यवाद बच्चों।